तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार से आपका स्वागत है फिजिक्स हाउस में। दोस्तों, आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 4:30। ओके, तो आप लोग जिस टाइम भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आप नाइट देख रहे हो तो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ठीक है, नमस्कार। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन के नियम का सदिश स्वरूप। चलिए, अच्छा हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए भाई, न्यूटन के नियम का सदिश स्वरूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ अ न्यूटन लॉ, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म न्यूटन लॉ। देखिए, हम बात करें भाई, अगर हम आपसे बात करें आखिर में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर में क्या हम लोग को, जो हम लोग न्यूटन का जो हम लोग नियम पढ़े, आखिर उसमें कुछ कमी रह गई थी क्या? हाँ दोस्तों, उसमें कुछ कमी रह गई थी। वो जो हम लोग न्यूटन जो हम लोग नियम पढ़े हैं, एफ बराबर, आप सभी को याद होगा कि एफ बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखिए बेटा, इस देखिए फार्मूले में कुछ कमी है। कमी क्या है भाई? आप सभी जानते हैं भाई, हमारा एक फोर्स क्या है भाई, हमारा एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है ना। अब देखिए, इससे हमें ये तो पता चलता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स है, उसका परिणाम, उसका परिमाण क्या होगा, ठीक है ना। उसका भाई, उसकी जो हमको पता चले कि आखिर में दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान कितना है। लेकिन ये हम लोग को नहीं, ये फॉर्मूला नहीं बता पा रहा है कि वाकई में ये बल किधर से किधर की ओर है, पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर है या दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं भाई, क्या ये हमारा न्यूटन के नियम का अदिश रूप है? क्या भैया? अदिश रूप है। आइगनस में ये हमारा क्या है, स्केलर फॉर्म में है। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए दोस्तों, वेक्टर फॉर्म को जानने से पहले मैं आपको कुछ बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलते हम लोग, आखिर में क्या उसको जानना जरूरी है कि हम लोग वेक्टर के नियम से मतलब क्या भाई, कूलॉम के नियम का जो वेक्टर रूप है उसे जानने से पहले हमें उसे पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। तो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ बात करेंगे। अब देखिए भाई, उससे पहले हम लोग क्या बात करें भाई, पहले हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए, समझे नहीं आप? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, क्या भैया? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस, और ये हम लोग का जेड एक्सिस। अब देखिए, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में हम कोई दो पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं भाई, ये हमारा कोई एक पॉइंट ए है, ये हमारा कोई पॉइंट बी है। अच्छा देखिए, इस पॉइंट ए की यहां पर क्या था भाई, यहां हमारा कोई मूल बिंदु 0-0 ठीक है ना, 0-0-0, ये हम लोग का, ये इसका कौन, हम लोग का ये लोग का ओरिजिन होता है ना भाई, ओ, ये लोग क्या होता है, ओरिजिन ओ। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात कहूं दोस्त, अब मान लीजिए यहां पे जो मूल बिंदु है ना, जो मूल पॉइंट है, जो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है, वहां पर किसी एक बूढ़े आदमी को बैठा दो आप, देखो वो क्या क्या देखता है, देखो वो क्या क्या देखता है। अगर मान लीजिए आप यहां पर एक बूढ़े आदमी को बैठाते हैं, बूढ़ा आदमी चाहे कोई भी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बूढ़ा इसलिए मैं कह रहा भाई, जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, इनके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, इनके पास एक्सपीरियंस होता है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के घर में जो आपके जो दादा होंगे, जो दादी होंगी, वो सब पर निगाह रखते हैं कि कौन बच्चा कब जा रहा है, कौन बच्चा कहाँ जा रहा है। अगर आप घर से कभी निकलते हैं ना, तो आप घर के जो दादा होंगे, दादी होंगी, ठीक है ना, वो आपसे पूछते हैं, कहाँ जी, कहाँ जा रहे हो?
तो आपको बताना पड़ रहा है कि आप यहाँ जाते हैं, न झूठ बोल देते हो कि हम यहाँ जा रहे हैं, तो वो सब पर निगाह रखता है। ठीक है ना? कौन रखता है सब पर निगाह है भाई? हमारा एक घर का जो मुखिया होता है, जो मेन मुखिया, समझे ना समझे? बूढ़ा आदमी का मतलब क्या, वो मेन मुखिया हमारे घर का है। अब देखिए इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का मेन मुखिया कहाँ है? वो मूल बिंदु पर है। कहाँ भाई? अब ये जो मूल बिंदु है इसको देखेगा पॉइंट ए को, तो कहेगा कि भाई तुम पॉइंट ए तुम यहां पर हो, बी तुम यहां पर हो। तो क्या देखिए, ओ से इस पॉइंट को हम एक लाइन से मिलाते हैं, मिलाते हैं। ये क्या था? ये भाई देखिए इस मूल बिंदु से इसकी पोजीशन बता रहा है। ये क्या था? इसकी पोजीशन, कि इस मूल बिंदु से इतनी दूरी पर ए की पोजीशन है। और देखिए क्या मूल बिंदु से बी की पोजीशन भी ये होगी? क्या आप कहोगे सर ये दोनों का पोजीशन एक ही है? नहीं भाई, दोनों का पोजीशन क्या है? अलग अलग है। ये देखिए घर से इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं। घर का मुखिया पूछ रहा है भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं इधर जा रहा हूँ, ये इधर जा रहा है। तो घर का मुखिया देख रहा है कि ए किधर है और बी किधर है। ये क्या भाई? इनका पोजीशन इस मुखिया के अकॉर्डिंग इधर है, इनका पोजीशन इस मुखिया के अकॉर्डिंग इधर है। तो देखिए इनको पोजीशन को मुखिया से हम लोग कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ हम लोग एक वेक्टर मान लेते हैं। वो क्या भाई? वो दिशा के रूप में। किस दिशा में भैया? अगर हम लोग बात करें कि ओ से ए का जो हम लोग पोजीशन जो वेक्टर है उसे हम लोग R1 वेक्टर मान लेते हैं। क्या भाई मान लेते हैं? R1 वेक्टर। अब देखिए ये क्या भाई? इसके बीच में हम लोग R2 वेक्टर। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि कोई लड़का जो ए है वो बी से मिलना चाहता है, ए है वो बी से मिलना चाहता है, तो मुखिया क्या देखेगा कि ये तो ए तो बी से जा रहा है मिलने। अगर बी अगर ए से मिलना चाहेगा तो मुखिया क्या देखेगा? बी जा रहा है ए से मिलने। अगर सोचिए अगर ए बी से मिलने जाएगा तो कितनी दूरी चलेगा दोस्त? मान लेते हैं ए और बी की जो दूरी है वो आर है। क्या है? आर है। अब देखिए जब ए बी से मिलने जाएगा तो कितनी दूरी चलेगा? आर दूरी। जब बी ए से मिलने जाएगा तो कितनी दूरी चलेगा? आर दूरी। इसका मतलब क्या है? चाहे ए बी के पास जाए चाहे बी ए के पास जाए, दोनों द्वारा चली गई दूरी तो एक ही होगी ना, बट उसकी डायरेक्शन अलग होगी दोस्त। बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलग होगी। देखिए अब जो मुखिया व्यक्ति जो है वो क्या कह रहा है कि वह अपने पोजीशन से बी की ओर जा रहा है, ये कहेगा ये अपने पोजीशन से ए की ओर जा रहा है। डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर से विद्यालय जाते हैं तो घर से विद्यालय जाते समय आप वही रास्ता चूज करते हैं तो आप उतनी दूरी चलते हैं, लेकिन जब आप विद्यालय से घर आते हैं तो आप वही रास्ता, अगर आप उसी रास्ते से पाते हैं तो आप वो उतनी दूरी चलते हैं। लेकिन क्या दोनों समय जाते समय आपकी दिशा एक ही थी? नहीं, आपकी दिशा विपरीत थी। घर से विद्यालय से जाते समय और विद्यालय से घर आते समय दोनों की दिशा क्या थी? विपरीत थी, लेकिन दोनों का परिमाण क्या था? बराबर था। अब देखिए हम लोग बात करेंगे भाई, अगर हम बात करें ये जो R है इन दोनों के बीच का ये क्या भाई? इन दोनों का परिमाण है ना भाई, एक रिजल्ट है। अब देखिए अगर हम बात करें कि A से B का विस्थापन, A से B का विस्थापन और B से A का विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए अगर हम बात करें कि A से B का A से B की ओर विस्थापन आप इसे क्या नाम देंगे बताइए तो? A से B का जो विस्थापन है आप इसे क्या नाम देंगे? A से B की ओर, क्योंकि भाई देखिए A से B क्यों गया ना। अब देखिए ध्यान से, तो A इसका क्या हो जाएगा दोस्त? A इसका क्या हो जाएगा भाई? इनिशियल पॉइंट, और B क्या हो जाएगा भाई? फाइनल पॉइंट, क्योंकि A से B की ओर जा रहा है ना भाई। A तो भाई पहले A से चलेगा तब ना B पे पहुंचेगा, तो अब क्या कहेंगे? A से B की ओर का मतलब क्या है कि A से B की ओर का विस्थापन। तो A से B की ओर जाएंगे तो आपको फाइनल पॉइंट क्या मिलने वाला है? B पॉइंट मिलने वाला है। इनिशियल पॉइंट क्या मिलने वाला है? A मिलने वाला है। ठीक है ना? तो आप विस्थापन क्या निकालते हैं?
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो देखिए अंतिम बिंदु की पोजीशन वेक्टर क्या है दोस्त, अंतिम बिंदु की पोजीशन वेक्टर क्या है दोस्त, अगर देखिए भाई बात करें लोग, अंतिम सॉरी एक मिनट, ए से बी की ओर, तो मतलब क्या है, पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर, मतलब कि R12। अब देखिए ये तो बात तो वही होगी, ए से बी की ओर, तो इसे आप क्या देंगे R12, R12 वेक्टर। देखिए ए से बी का मतलब क्या है, R12 मतलब क्या, पहले से दूसरे की ओर, पहले से दूसरे की ओर R12 वेक्टर। अब देखिए ये R12 वेक्टर क्या होगा भाई, फाइनल पोजीशन माइनस अंतिम पोजीशन, तो R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। आई कि नहीं बात समझ में। देखिए अब क्या है, अगर मैं आपसे बात कहूं, अब यही बात आ गई, B से A की ओर कोई आ रहा है, B से A की ओर कोई आ रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, अगर कोई B से A की ओर जाएगा तब भी अगर ये कितनी दूरी चलेगा भैया, R ही दूरी चलेगा, जितना इसका परिमाण होगा, जितना इसका परिमाण होगा ना जी, ये भी R ही दूरी चलेगा, लेकिन इसको नाम देना पड़ेगा, किधर से किधर जा रहा है, B से A की ओर, B से A की ओर, मतलब क्या है, B का पोजीशन क्या है 2R2, इसका पोजीशन क्या है R1, मतलब कि दूसरे से पहले की ओर। ये हो गई बात, आए कि नहीं बात समझ में। ये देखिए ये वेक्टर का रूप ऊपर लगा है, ये बता रहा है कि भाई ये B से A की ओर जा रहा है। तो देखिए B से A की ओर विस्थापन, विस्थापन क्या हो जाएगा भैया, R21 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा भाई, देखिए इसके लिए अंतिम पोजीशन क्या होगा, ये वाला पोजीशन, तो अब क्या कहेंगे R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर। आए कि नहीं बात समझ में। क्या मैं आपसे बात कहूं दोस्तों कि ये जो हम लोग का R12 है वेक्टर, ये जो हम लोग का R21 वेक्टर है, R12 और R21, क्या ये दोनों बराबर होंगे, एकदम बराबर होंगे, परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। और इन दोनों का परिणाम, इन दोनों का परिमाण क्या होगा, इन दोनों का जो परिमाण होगा वह इनके और इनके बीच की दूरी के बराबर ही होगा, मतलब क्या भाई R दूरी के ही बराबर होगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं, आप यहां पर कह सकते हैं कि, आप यहां पर कह सकते हैं बच्चों कि R12 वेक्टर बराबर R21 वेक्टर। क्या ऐसा कहना एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है, एकदम सही है क्या, अभी ये एकदम सही नहीं है, अभी ये एकदम सही नहीं है। इनका परिमाण बराबर है दोस्तों, लेकिन इनकी दिशा बराबर नहीं है, तो आप यहां पर माड लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, माड लगाएंगे। अब देखिए अब हम लोग कह सकते हैं R12 को, देखिए इसका फाइनल पॉइंट क्या है 2 पॉइंट है, ठीक है, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है 1 है, तो R2 माइनस R1 का वेक्टर का मान बराबर, इसका देखिए फाइनल क्या है R1 है, इसका सॉरी हाँ, इसका इनिशियल क्या है 2, फाइनल क्या है 1 है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2 वेक्टर ना बच्चा, इसका परिमाण। ये बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आप लोग को, ये बातें आप लोग को समझ में आई कि नहीं समझ में आई। हमने क्या कहा कि जब यह A से B की ओर जाएगा तो R12 के थ्रू जाएगा, B से A जाएगा तो R21 के थ्रू जाएगा, बट इनका जो मान होगा तो बराबर न होगा, इनकी चाहे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। आई कि नहीं बात समझ में, ठीक है। तो A से B की ओर का विस्थापन R12 वेक्टर बराबर R2 माइनस R1 इनिशियल होता है, अब फाइनल होता है। हम लोग विस्थापन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे देखिए R21 मतलब कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए जो आपको यहाँ पर दिखे उसी का जस्ट यहाँ पर उल्टा कर देना है आप लोग। देखिए जैसे कि R12 है, इसका जस्ट उल्टा 2 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 1 माइनस 2 हो गया। आई कि नहीं बात समझ में। अच्छा जी,
अब हम लोग बात करते हैं। इतनी बातें तो हम लोग को समझ में आ गई सर, इतनी बातें तो हम लोग को समझ में आ गई सर। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो बिंदु है ना ए व बी, इन्हीं पर हम लोग करते क्या है कि हम लोग दो आवेश रख देते हैं। क्या रखते हैं भैया? आवेश। यहां पर हम लोग एक Q1 आवेश रख दिया, यहां पर हमने एक Q2 आवेश रख दिया। ये 1 2 हमने क्यों लिया था? क्योंकि यह पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर, 1 से 2 की ओर, ये दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर, 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, इनिशियल 2 फाइनल 1। इसका क्या भैया? 1 से 2 की ओर, इनिशियल 1 फाइनल 2। अब देखिए, अब आप भी जानते हैं कि इन दोनों आवेश पर एक बल लगने वाला है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें पहले आवेश पर, पहले आवेश पर, पहले आवेश पर बताइए दोस्तों, पहले आवेश पर कौन बल लगा रहा है? पहले आवेश पर कौन बल लगा रहा है? यहां से मुखिया से पूछ लो, मुखिया से पूछ लो, मुखिया पूछो, उससे पूछो कि भाई पहले आवेश पर कौन बल लगा रहा है। देखिए, ये भी हमें कह दो कि धन है, ये भी धन है, दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये ऐसे प्रतिकर्षित करेगा ना भाई, इसको ये ऐसे करेगा प्रतिकर्षित। देखिए, इस बल को हम लोग क्या नाम देंगे? इस बल को हम लोग क्या नाम देंगे? इस बल को हमने नाम दे दिया है कुछ कुछ। भाई इस बल को आप क्या नाम देंगे दोस्तों? ये पहले आवेश पर दूसरा आवेश बल लगा रहा है, मतलब क्या? F12। F12 का मतलब क्या है भाई? पहले आवेश पर दूसरे आवेश, दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल। क्या उससे आप लोग क्या नाम देंगे? उससे आप लोग क्या नाम देंगे? पहले आवेश पर, पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल F12। F12। अभी देखिए, हम केवल इसके परिमाण की बात कर रहे हैं। ये वही बात हो गई कि हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। ऐसे देखिए, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। तो ये बुढ़ा आदमी देख रहा है कि इसको कौन देख रहा है? टू देख रहा है। इस पर कौन बल लगा रहा है? टू बल लगा रहा है। जब ध्यान दीजिए, अगर हमारी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर हैया एक लड़का, हैया एक लड़का, हिंदू दोनों गर्दना पे डंडा रख दिया जाए, कर दिया जाए, डंडा रख दिया जाए, ये लड़का जो है इसको ढकेलेगा। अब ये वाला, ये 1 है, ये 2 है, जब 2 इसको ढकेलेगा तो ये लड़का किधर गिरेगा जी? प्रतिकर्षण में है, प्रतिकर्षण में है। ये इसको ढकेले, ये इसको ढकेले, जब ये इसको ढकेलेगा, ये वाला इसको जब ढकेलेगा तो ये लड़का किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो मतलब इस पर लगने वाला बल क्या होगा भैया? इधर। अब देखिए, इस पर जो बल होगी वो किधर से किधर होगा? 2 से 1 की ओर या 1 से 2 की ओर? 2 से 1 की ओर। किधर से किधर भैया? 2 से 1 की ओर। अब देखिए, ये देख रहा है लड़का, ये मुखिया देख रहा है कि ये जो दूसरा आवेश है, पहले आवेश पर बल अपने ओर से पहले ओर लगा रहा है। देखिए, यह जो अब देखिए ध्यान से, यहां पर अगर आप खड़े हो जाइए, मान लीजिए ऐसे कोई ट्रेन जा रही है, ऐसे कोई ट्रेन जा रही है, तो आप क्या कहोगे? जब ये ट्रेन गई होगी तो ये जरूर दूसरे बिंदु से होकर ऐसे गई होगी, मतलब कि दूसरे से पहले की ओर जा रही है ना भाई, दूसरे से पहले की ओर जा रही क्या? अब देखिए, हम लोग बात करेंगे इसका केवल परिमाण की बात करें। F12 का आप अभी केवल परिमाण निकालिए, F12 का भी क्या परिमाण निकालिए, तो F12 बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अच्छा, ये केवल परिमाण है दोस्त, ये क्या है भाई? परिमाण है न जी। अगर आप इसको दिशा के रूप में लिखोगे तो बताओ F12 की दिशा किधर है? F12 की दिशा किधर है? हम लोग इस बिंदु से बात करें, ए से बी की ओर कि बी से ए की ओर? बी से ए की ओर दोस्तों। देखिए ध्यान से, क्योंकि दूसरा वाला इस पर धक्का मार रहा है भाई, दूसरा धक्का मार रहा है, तो ये ऐसे धक्का मार रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसी को ध्यान दीजिए, जब ऐसे धक्का मार तो जरूर ये बी से ए की ओर है। किधर भी है? बी से ए की ओर है, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। अब देखिए, इस कैसे भाई? बी से
ए की ओर, बी से ए की ओर। अब देखिए ये तो बात हो गई, लेकिन बी से ए की ओर आप कोई डायरेक्शन मानेंगे? अब देखिए बी से ए की ओर आपको करना क्या है कि इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिख देना है। तो चलिए वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। तो बी से ए की ओर का वेक्टर क्या है? देखिए बी से ए की ओर का वेक्टर विस्थापन क्या है? R21। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बात कहूं, ये तो सर जी यहां पर अगर हम लोग R21 लिख देंगे, अगर यहां पर हम R21 लिख देंगे तो R21 की कुछ न कुछ मान होगा, कुछ न कुछ मान होगा, और उसका मान जब इसमें जब गुणा होगा, भाग होगा, जो भी होगा, तो बदल जो F जो लग रहा था उसके मान में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो सर हम क्या करें? तो हम ऐसा करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। हम इसके दिशा को भी बता दें और हमारे इसके मान में भी कोई परिवर्तन ना आए। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत हमारा एक प्यारा सा सदिश होता है जिसे हम लोग कहते हैं एकांक सदिश। क्या कहते हैं भैया? एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसमें दिशा तो हो लेकिन उसका परिमाण क्या हो? उसका परिमाण क्या हो भाई? एक हो। उसका परिमाण क्या हो? तो देखिए अगर हम बात करें कि F12 बराबर K Q1 Q2। अब देखिए B से और का वेक्टर क्या भैया? B से एक वेक्टर क्या भैया? R21, R21 यहां पर स्क्वायर चाहिए, R21। लेकिन सर जी ये तो अगर हम वेक्टर के रूप में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मान कुछ न कुछ आ जाएगा। तो इससे हम क्या करें? इसको हम लोग एक एकांक सदिश दें। क्या भैया? ये हमारा क्या है? एकांक सदिश है। क्या भैया? ये हमारा क्या है? एकांक सदिश है। अब एकांक सदिश बराबर क्या होता है दोस्त? सदिश, सदिश बटा के, सदिश बटा के, सदिश बटा के सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। आई कि नहीं बात समझ में? एकांक सदिश और सदिश का परिमाण। अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपसे कहूं दोस्त, अब मैं आपसे कहूं दोस्त कि R21 वेक्टर का सदिश क्या है? F12 वेक्टर, यहां वेक्टर रहेगा, बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R21 वेक्टर। लेकिन वेक्टर तो ये हो गया, लेकिन इसका परिमाण क्या होगा? लेकिन इसका परिमाण क्या होगा? देखिए R12 है ना, सॉरी हाँ R21 देखिए हम सब परिमाण के रूप में लिखेंगे भैया। R21 का परिमाण देखिए यहां है, R21 का परिमाण। अब देखिए ध्यान से दोस्त, R21 का परिमाण क्या है? क्या इनके बीच की दूरी R के बराबर नहीं है क्या? देखिए अगर आपसे पूछे सदिश रूप में, तो देखिए हम लोग सदिश रूप देखिए हम लोग यही हो गया भाई, ये भी हम लोग क्या, ये हम लोग का एक सदिश रूप है, हो गया हम। लेकिन इसको लोग थोड़ा और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूं भाई ये जो हम लोगों का था ना, ये चीजें यहां पर समझिएगा। देखिए ये किसके बराबर है दोस्त? R के बराबर है, क्योंकि R12 का सदिश वेक्टर का परिमाण R21 का परिमाण R के ही बराबर है, इन दोनों को बीच की दूरी के बराबर। तो देखिए ये भी हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको एक रूप में और लिख दे रहा हूं, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए R21 वेक्टर बटा के इसका परिमाण क्या हो जाएगा भैया? R हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? R हो जाएगा। तो देखिए F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपान R त्रिघात। अब देखिए इस R21 वेक्टर जो है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? सॉरी ये वाला चीज, R21 को R1 माइनस R2 कर सकता हूं क्या भाई? R1 माइनस R2 वेक्टर। देखिए दोस्तों ये भी हम लोग का क्या है? एक सदिश रूप है। ये भी हम लोग क्या है? एक सदिश रूप है। आई की नहीं बात समझ में? देखिए ये F12 हमने निकाल दिया, ये F12 हमने निकाल दिया। आई की नहीं बात समझ में? इसी प्रकार हम बात करें भाई,
ये आप लोग दूसरे आवेश पर लगने वाले बल का मान निकालिए। अच्छा, इतना आप लोग थोड़ा नोट कर लेंगे दोस्त, इतना आप लोग नोट कर लेंगे तो सही होगा। ठीक है, नोट हो गया आप लोग का? चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा इस पे चीजें क्या थोड़ा साफ करेंगे। ठीक है ना? अच्छा देखिएगा, इस ये जो F12 है ना, इसके मान को भी आप लोग नोट करिएगा। ठीक, देखिए ध्यान से। अब मैं तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, साफ कर दूं। ठीक, अब देखिए हम लोग अब बात क्या करेंगे भाई कि हाँ, हम लोग बात करेंगे दोस्त कि इसी प्रकार Q2 आवेश पर ना भैया, Q2 आवेश पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। अब देखिए Q2 आवेश पर मतलब कि 2 पर पहले आवेश द्वारा बल। देखिए इसका परिमाण क्या हो जाएगा भैया, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए इनके बीच लगने वाला क्या है, Q2 गुणे Q1 बटा के R का स्क्वायर। इनके बीच की दूरी का भाई, इनके बीच की दूरी क्या है, R, यही ना है। अब देखिए, अब लेकिन सर ये तो केवल परिमाण है, आप हमें इसका सदिश रूप दीजिए, तो कर दीजिए यहां पर वेक्टर। अब बताइए कि ये F21 किधर से किधर की ओर है, F2 मतलब क्या है, इस पर भाई दूसरे आवेश पर लगने वाला बल F21 किधर से किधर है भाई, F21 सर इधर है, इधर भैया इधर है ना जी। देखिए F21 किधर से लग रहा है, दूसरे पर पहले आवेश द्वारा। ये इस पर बल लगाएगा तो ये आवेश इधर भागेगा, ये आवेश इधर भागेगा। तो बताइए इस आवेश पर पहले से दूसरे की ओर बल लग रहा है, ए से बी की ओर बल लग रहा है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। अब देखिए F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर दोस्तों, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या सकते हैं, A से B की ओर का जो सदिश क्या हम लोग का, देखिए तो A से B की ओर R12 वेक्टर। लेकिन वेक्टर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ मान होगा जो कि इसके F का मान क्या होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एकांक सदिश। क्या करेंगे भैया, एकांक सदिश। ठीक है ना? अब देखिए F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एकांक सदिश क्या था भैया, सदिश बटा के सदिश का परिमाण, सदिश बटा के सदिश का परिमाण। आई कि नहीं समझ में? अब देखिए चाहे R12 हो चाहे R12 चाहे R21 इनका परिमाण किसके बराबर, इनके बीच की दूरी की तो बराबर है। देखिए ये भी हम लोगों का सदिश रूप। ठीक है, तो F21 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा भैया, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए ये R12 वेक्टर यही ना है, यही ना है भाई, ये R12 वेक्टर। अब इसका परिमाण क्या होगा भाई, इसका परिमाण क्या होगा, R हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, R हो जाएगा। अब देखिए इस R का इसमें आप गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर R त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, R त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब भाई हम लोग का एक रूप हम लोग को ये मिल गया। अब देखिए मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, क्या तो भैया F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपान R त्रिघात। इसको देखिए R12 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आई कि नहीं बात समझ में, इतनी बातें समझ में हो गई क्या, इतनी बातें समझ में हो गई क्या? अब देखिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको साफ करना चाहेंगे उधर की चीजें। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है भाई, देखिए बच्चों हम लोग तो साफ कर दे रहे हैं, ठीक साफ कर देना। चलिए हम लोग को देखिए दो बल मिल गए।
R12 का भी मान मिल गया, R21 का भी मान मिल गया, सॉरी F12 का भी मान मिल गया। और देखिए अब है बात करें हम लोग F21 वेक्टर बराबर हम लोग क्या मिलेगा भाई, K Q1 Q2 अपान R त्रिघात कोष्टक में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखिए साथियों हम क्या करें भाई कि इसमें ये जो है ना, इसमें से हम थोड़ा अगर माइनस का मान ले तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर हम इसमें से माइनस का मान लेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, तो F21 वेक्टर बराबर माइनस के Q1 Q2 कोष्टक में क्या हो जाएगा भाई बटा के R त्रिघात R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सही बात है कि नहीं। अब देखिए इतनी वैल्यू किसकी है, माइनस को अगर छुपाए हम तो K Q1 Q2 अपन R त्रिघात R1 माइनस R2, K Q1 Q2 अपन R त्रिघात R1 माइनस R2, ये देखिए F12 की वैल्यू है कि नहीं, तो आप लोग कह सकते हैं F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पहले दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल, पहले आवेश पर दूसरे आवेश लगाया बल। देखिए ये दूसरे आवेश पर पहला बल लगा रहा है, ये पहले आवेश पर दूसरा बल लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगा रहे हैं, लेकिन उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। यही तो है हम लोग का थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, यही तो है हम लोग का थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है ना भैया, यही तो है हम लोग का थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। आई की नहीं बात समझ में, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, आई की नहीं बात समझ भैया, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। जब भी कोई वस्तु किसी पहली वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। देखिए हमने बताया था ना कि एक आवेश दूसरे आवेश पर, दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण में बल लगाते हैं, समान परिमाण में बल लगाते हैं, लेकिन उनकी दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। देखिए ये लॉ हम लोग को समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब मुझे आशा है कि आप लोग को यह जो कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, फिर से पढ़िए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें से ये भी हम लोग का सदिश रूप है। ऐसा नहीं कि ये F, अगर हम F21 की बात करें तो F21 का देखिए भाई ये भी हम लोग का सदिश रूप ही है, ये हम लोगों का सदिश रूप ही है। इतना ऐसी बात नहीं, इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। ये भी सदिश रूप है, ये भी सदिश रूप है, ये भी सदिश रूप है, ये भी सदिश रूप है। आप कोई भी लिख सकते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। आपको बहुविकल्पी में आता है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, दे देगा आपको डायग्राम F12 का मान बताइए, तो इसमें से 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से 3 सही कर देगा, एक को गलत कर देगा, एक को, तो आपको छांटना पड़ेगा इसमें क्या गलत है क्या सही है। हो सकता है कि 3 गलत दे, एक को सही कर दे। ठीक है भाई, तो चलिए अच्छा, इतनी बातें मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसे भी साफ करेंगे, क्योंकि हम लोग अब आगे की यूनिट पढ़ेंगे। जो हमारा जो आगे का जो टॉपिक है वो है भाई गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल व स्थिर विद्युत बल में तुलना। ये भी भैया हमारे क्या बिहार में भी इंपॉर्टेंट ही है, क्या भाई, इंपॉर्टेंट ही है। अब देखिए इनमें हम थोड़ी समानता की बात करेंगे। आप जानते क्या है, पहले हम गुरुत्वाकर्षण की बल की बात करें, एफ जी इसको हम कह दें, तो ये क्या था भैया, कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये होता है ना। ये देखिए स्थिर वैद्युत बल की बात करें भैया तो एफ ई, मैं ई से इलेक्ट्रिक फोर्स, जी से ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहा हूं, ठीक है ना, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों
इन दोनों बलों में हम थोड़ी पहले समानता की बात करते हैं। आखिर में इनमें क्या है समानता, पहले हम इनकी समानता की बात करें भैया। आखिर में इनमें क्या है समानता, जो दिख रहा है आपको समानता, पहले देखिए इनके फार्मूले से एक ही चीज दिख रहा है हम लोग को कि गुरुत्वाकर्षण बल भी बीच की दूरी के, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वा बल, जो आकर्षण बल होता है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन ये दो आवेशों के बीच लगने वाला वही बल होता है। देखिए दोनों ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह भी देखिए यहां पर क्या भैया, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जो स्थिर वैद्युत बल है यह भी क्या भैया, इनके दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब कि दोनों के दोनों वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। दोनों के दोनों क्या भैया, वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। मतलब कि एफ जी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड एफ ई भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखिए यह भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह भी। अब ये पहली समानता थी। दूसरी समानता क्या भैया, यह दोनों के दोनों केंद्रीय बल होते हैं। क्या होते हैं भैया, केंद्रीय बल होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। मतलब क्या भैया, दोनों के दोनों सेंट्रिक फोर्स होते हैं। क्या भैया, सेंट्रिक फोर्स होते हैं, सेंट्रिक फोर्स होते हैं, सेंट्रिक फोर्स होते हैं। मतलब क्या है, सेंट्रिक फोर्स है यहां पर, ठीक है ना। बहुत बच्चों को समझ में आता है सर जी केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल में क्या अंतर होता है। भैया बहुत का अंतर है दोस्त। अभिकेंद्रीय बल तभी लगता है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, ठीक है ना। केंद्रीय बल कोई वस्तु जरूरी नहीं है कि वो वृत्ताकार मार्ग पर गति करे ही करे, हो सकता है गति करेगा तब भी लग सकता है, अगर गति नहीं करेगा तब भी लग सकता है। केंद्रीय का अर्थ होता है भैया कि दोनों पिंडों के केंद्र से केंद्र लगने वाला बल, केंद्र से केंद्र लगने वाला बल। आई कि नहीं बात समझ में, केंद्र से केंद्र। अगर मान लीजिए यह कोई एक m1 द्रव्यमान का पिंड है, यह कोई m2 द्रव्यमान का पिंड है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इनके केंद्र से केंद्र, इनके केंद्र से केंद्र, ठीक है ना। ये इधर की तरफ, सॉरी ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ठीक है ना भाई। इनके केंद्र से केंद्र, मैं अंदर की तरफ तीर क्यों बना रहा हूं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल होता है, ठीक है दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या भैया, ये केंद्र से केंद्र क्यों लगता है। अगर मैं एक प्लस क्यू ले लूं, एक माइनस क्यू ले लूं, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, ये भी केंद्र क्यू, ये भी केंद्र। मतलब क्या है, दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई, जिनके बीच ये बल लगते हैं उनके ये केंद्रों से लगते हैं। क्या भैया, केंद्रों से लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला जो पिंड है इसका केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ है, ये इधर से इधर बल लगे, नहीं, इनके केंद्र से केंद्र लगे। क्या भैया, इनके केंद्र से केंद्र। तो दोनों के दोनों बल क्या है, केंद्रीय होते हैं। दोनों के दोनों बल क्या होते हैं, केंद्रीय होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आते हैं, उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट आते हैं। जो थर्ड होता है वह क्या था भैया, दोनों के दोनों संरक्षीय बल होते हैं। क्या भैया, संरक्षीय बल होते हैं, संरक्षीय बल होते हैं। संरक्षी का मतलब क्या था भैया, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। क्या भैया, दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। दोनों के दोनों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है ना। दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। सर जी ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो देखो दोस्तों, वे फोर्स जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर डिपेंड, जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। मैंने क्या कहा, नहीं करता। देखिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी एक संरक्षी बल होता है, इसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए पृथ्वी है, यहां से एक पत्थर है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इसको
इस एच इस मतलब इस यक्स पॉइंट पे इसको भी उठा के लेके जाना है। तो एक बच्चा क्या किया, इसको ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे लाकर यहाँ पर रख दिया। एक बच्चा क्या किया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाकर यहाँ पे लाद कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए दोनों स्थिति में इस पत्थर को उठाकर इस रास्ते से ले गया, इस रास्ते से ले गया, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वह इस पत्थर को डायरेक्ट उठा दे रहा है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर चाहे आप इस रास्ते से जाओ तब भी आपको पृथ्वी तल से उतना ही ऊंचाई उठाने में किया गया कार्य होगा जितना ये बच्चा उठा रहा है, क्योंकि यहां से तक की ऊंचाई एच ही है। क्या भैया, एच ही है। ठीक है ना। चाहे आप इधर से लेके जाओगे तब भी आप एच ऊंचाई तक उठाओगे, एच ऊंचाई तक आप इधर से लेके जाओगे तब भी आप एच ऊंचाई तक उठाओगे, चाहे इधर से ले गए चाहे इधर से ले गए। इनके द्वारा किया गया कार्य क्या है, उतना ही कार्य है जो ये तीसरे रास्ते से गया है। इनके द्वारा किया कार्य क्या है, उतना ही है। तो यहाँ पर देखिए आई की नहीं बात समझ में। और देखिए एक बात और था कंजर्वेटिव फोर्स का, कि एक रास्ते में, एक लूप में, एक टोटल सर्किल में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। एक पूरे सर्किल में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना। अगर मैं जितना कार्य इसको लेकर गया हूं उतना ही कार्य इधर छोड़ दूं तो क्या हुआ, ये एक सर्किल बन जाएगा ना। देखिए भी इधर से गया, फिर वही क्या है, इधर से आ गया, इस रास्ते गया, इस रास्ते आया। देखिए एक सर्किल में किया गया कार्य क्या होता है भैया, शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आई कि नहीं समझ में। अब देखिए ये होते हैं हमारे संरक्षी बल। अब हम बात करेंगे असंरक्षी बल, क्योंकि भाई असंरक्षित सर नहीं बताएंगे तो कैसे हम लोग काम बनेगा, कैसे हम जानेंगे कि सर जी संरक्षित या असंरक्षित बल है। अब देखिए असंरक्षित बल क्या होता है, असंरक्षित बल का एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, वो है घर्षण बल, वो है घर्षण बल। घर्षण बल क्या भैया, एक हम लोग का असंरक्षित बल है। क्या है, असंरक्षित बल है। ठीक है ना, असंरक्षित बल है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इधर से ये रास्ता है, इधर से ये रास्ता है, आप किसी पदार्थ को इधर से इधर से अगर आप ले जाओगे तो इतना लंबा रास्ते पर आपको घर्षण हमेशा मिलता रहेगा। इधर से लेके जाओगे तो भैया आपको इस रास्ते से आपको घर्षण मिलेगा। हो सकता है रास्ता लंबा पड़ जाए तो आपको घर्षण बल अधिक टाइम तक लगता रहेगा, तो भाई कार्य तो अधिक करना ही पड़ेगा ना, कार्य अलग करना पड़ जाएगा ना। हो सकता है कोई रास्ता ऐसे ऐसे घूम गया हो, आप इस रास्ते से लेके जाओगे तो इस रास्ते का घर्षण हमेशा अधिक टाइम तक जाएगा, अधिक टाइम तक आपको कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए ए से बी तक ले जाने में अलग अलग रास्ते से अलग अलग काम करने पड़ रहे हैं। मतलब क्या है वह, ठीक है ना, वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है उन्हें हम कहते हैं संरक्षित बल, और वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर डिपेंड करता है उन्हें हम कहते हैं असंरक्षित बल। तो ये दोनों के दोनों बल क्या भैया, हमारे संरक्षित बल है। क्या भैया, संरक्षित बल है। आई की नहीं बात समझ में। अब देखिए हम इनमें थोड़ा अंतर जान लेते हैं, अंतर जान लेते हैं। ये समानता थी, ये क्या भैया, अंतर, अंतर। अब देखिए अब क्या है अंतर, जो पहला है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह द्रव्यमान के पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। वह द्रव्यमान पिंडों के द्रव्यमान के गुण के समानुपाती होता है, जबकि स्थिर विद्युत बल द्रव्यमान पर स्थित पदार्थ पर स्थित आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, यह द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। आई की नहीं बात समझ में। अब देखिएगा जो दूसरा पॉइंट है वो जो Fg है, यह क्या था भैया, यह हम लोग का एक आकर्षण बल है। क्या भैया, हम लोग का ये आकर्षण है। क्या भैया, आकर्षण है। यह केवल आकर्षण है, यह केवल आकर्षण है। आई की नहीं बात समझ में, यह केवल आकर्षण है। जबकि Fe न एक आकर्षण व प्रतिकर्षण। क्या भैया, एक प्रतिकर्षण। ये क्या भैया, दोनों है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। आई की नहीं बात समझ में, ठीक है कि नहीं, आई बात समझ भैया। देखिए
अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं भाई कि अब आपने पढ़ा होगा जो कैपिटल जी होता है, सॉरी यहाँ पर एफ जी करेंगे हम लोग। देखिए जो थर्ड पॉइंट है वह गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। क्या भाई? नहीं करता। देखिए कैपिटल जी का मान सदैव 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये सदैव है भैया, ये सदैव है। लेकिन ये जो है ना थर्ड पॉइंट इसमें बात करेंगे, जो हम लोग का जो ये Q1 Q2 इनके बीच कोई माध्यम आ गया तो ये माध्यम पर निर्भर करता है, यह माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब क्या है? K का मान, ये जो K का मान है वह अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। लेकिन निर्वात के लिए इसके मान क्या होता है भैया? वो निर्वात के लिए 9 गुणित 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? आई कि नहीं बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊंगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो Fg है, यह हमारा एक दुर्बल है। क्या भैया? यह हमारा एक दुर्बल बल है। जबकि यह जो है ना, यह क्या भैया? ये जो Fe है बहुत ही शक्तिशाली बल है। क्या भैया? बहुत ही शक्तिशाली बल है। मतलब क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इतना दुर्बल नहीं है, लेकिन जो विद्युत बल के तुलना में है यह बहुत ही दुर्बल होता है। इसकी तुलना में जो विद्युत बल होता है ये बहुत ही शक्तिशाली बल होता है। इसके ऊपर हम लोग एक जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का हम लोग तुलना कर लेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक दुर्बल बल होता है, जबकि स्थिर विद्युत बल होता है यह बहुत ही प्रबल बल होता है। आए कि नहीं बात समझ में? ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप तक अगर यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को यार अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप लोग ऑल कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपडेट किए गए वीडियो आपके नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अब तैयार रहिएगा रिलेटिविटी, परमिटिविटी और परमिटिविटी। देखिए साथियों, अब आप ये सोच रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल क्यों लगवा रहे हैं? अरे भाई पहले कंसेप्ट तो दे यार, हम पहले कंसेप्ट तो दे दें। अगर कंसेप्ट दे देंगे तभी न्यूमेरिकल लगाने में मजा आएगा। न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ऐसे हाथ रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 न्यूमेरिकल यहाँ से करवा दिए 4 न्यूमेरिकल वहां से करवा दिए, ठीक है ना? एकदम धुआं धाकर न्यूमेरिकल जाएगा। एक दिन न्यूमेरिकल लगाओ दूसरे के दिन थ्योरी पढ़ो, ये कोई मजा नहीं था। पहले थ्योरी जितनी भी चीजें हैं पढ़ लो, ताकि मैं एक थ्योरी पढ़ाऊंगा तो एक थ्योरी पे मैं कितने न्यूमेरिकल दूंगा आपको? यही 2-3 न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है ना? लेकिन जब 3-3 थ्योरी अगर एक साथ लेकर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बता रहे आपसे कि मजा आ जाएगा न्यूमेरिकल लगाने में, ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ओके, धन्यवाद।